refraction from a spherically curved surface. ठीक है, एक स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस हमने यहाँ पर ली हुई है। कैसी? तो कुछ इस तरह की देखिए। बेसिकली आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि लेट एक ये स्लैब थी, किसी मीडियम की, किसी मटेरियल की बनी हुई ये एक स्लैब थी। ठीक है, ये देखिए ऐसे थी। हमने क्या किया हुआ है, इस स्लैब का ये जो एंड था, इस एंड को इस तरह से एक यहाँ पर हमने इसमें से कुछ पार्ट कट करके रिमूव कर दिया। तो अब क्या हो गया, इसका जो कर्वेचर, ये वाला जो एंड है ना, इस वाले एंड को आप देख सकते हैं, हमने स्फेरिकली यहाँ पर एक, यहाँ पर आपने कैविटी बनाई हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का केस हम देखने जा रहे हैं। तो अब इस केस में ये जो मैंने एक्सिस ड्रॉ की हुई है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, एंड ये जो पॉइंट है इसको हम पोल की तरह ट्रीट करेंगे। इस स्फेरिकल सरफेस का, इस स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस का एक सेंटर होगा, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। जो हम मिरर के केस में यूज करते थे वही सेम पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब इसकी वजह से अगर यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इस तरह के जो रिजल्ट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेट मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी ये हमको समझना है। इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ1 है, इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स µ2 है। ऐसा मैं यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है बेटा, बताइए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आपको पता है कि भाई एक रे तो ऐसी होगी जो आप स्ट्रेट यहाँ से ले जा सकते हैं ऐसे। ये रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी जाके इस कर्व्ड सरफेस पे एंड स्ट्रेट चली जाएगी। ये नॉर्मली इंसिडेंट होगी एंड स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो मुझे मिल रही है यहाँ पर, बट मुझे इमेज की पोजीशन बतानी है अगर, तो मुझे दो रे चाहिए। तो एक रे मैंने यहाँ पर और कंसिडर की हुई है। देखिए ऐसे जा रही है कुछ, लेट ये एक रे है, ऐसे गई थी। इस पॉइंट पे जाने के बाद ये रे किधर जाएगी, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर एक नॉर्मल कंसिडर करेंगे। देखिए मैंने नॉर्मल कंसिडर कर दिया है। नॉर्मल जो होगा वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होने वाला है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल एक मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जाने के बाद रे किधर जाती है ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज पर दोनों की। मान लेता हूं मैं कि लेट अभी µ2 की वैल्यू µ1 से कम है, तो ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है तो कितना कम है ये भी मैटर करेगा, बट अभी मैंने मान लिया कि लेट ऐसे बेंड होकर के ये ऐसे चली गई। कैसे चली गई ये रे, ऐसे चली गई कुछ। तो आपको क्या दिख रहा है इस केस में, ये दो रिफ्रैक्टेड रे है, एक तो ये जा रही है एंड एक ये जा रही है। ठीक है ना बेटा, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। बताइए इमेज कहाँ पर बन रही है, तो इमेज आपको इस पोजीशन पे बनती हुई दिख रही है, ये है इमेज। तो ये मुझे इमेज की पोजीशन मिल गई है। ओके, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट एम बोल दिया है। अब मैं सारी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर अप्रोक्सीमेट, कुछ यहाँ पर एजम्पशंस ले लिए हैं कि लेट ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है, गामा। इस पॉइंट पे जब लाइट रे इंसिडेंट हुई होगी तो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने आई कंसिडर कर लिया है। इस पॉइंट पे देखिए, तो जब रे बाहर निकली है तो ये एंगल है नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का, इसको आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। पॉइंट एम पे स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे कि µ1 साइन आई इक्वल होगा µ2 साइन आर। हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो मुझे ये दिख रही है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें पता है कि हम एक मैथमेटिकल रिलेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं, एंड जब भी हम मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें एक यहाँ पर एजम्पशन लेना होता है। सेम एजम्पशन वापस से लेने जा रहे हैं, क्या कि हम पैरेक्सियल रेज के लिए ही बात कर सकते हैं। तो फॉर पैरेक्सियल रेज क्या होने वाला है,
एंगल बहुत स्मॉल होंगे, एंगल बहुत स्मॉल होंगे, तो इन दैट केस μ1 sin i को ऑलमोस्ट i बोला जा सकता है, एंड sin r, तो sin r को ऑलमोस्ट r बोला जा सकता है। ये है इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन मुझे ये दिख रही है, दूसरी एक और इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर बताइए कि क्या अल्फा प्लस आई इक्वल होगा बीटा के? हो जाएगा ना? तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी होगी? बीटा माइनस अल्फा, हो जाएगी बेटा। सिमिलरली एक और ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल देखिए, देख पा रहे हैं? इस ट्राइंगल के अंदर क्या रिलेशन बनेगा? तो बीटा प्लस गामा इक्वल होगा ना आर के, तो बीटा प्लस गामा इक्वल होगा आर के। ये एक मुझे इक्वेशन दिख रही है कि बीटा प्लस गामा इक्वल होगा आर के, तो आर की वैल्यू मुझे बीटा प्लस गामा ही मिल रही है। इन दोनों की वैल्यूज मैंने ले ली हैं, इन दोनों की वैल्यूज लेकर के मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी। तो μ1 इंटू आई की वैल्यू बीटा माइनस अल्फा, ये इक्वल होगा μ2 इंटू आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा। इनको रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे लिखे जा सकते हैं, μ1 बीटा माइनस μ1 अल्फा इक्वल होगा μ2 बीटा प्लस μ2 गामा। बताइए बेटा, ऐसे लिखा जा सकता है? इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो ये देखो इस तरफ ले जाते हैं, μ1 वाले टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो μ1 माइनस μ2 इंटू बीटा। ठीक है बेटा, ये इक्वल होगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा, ऐसे लिख दिया है। μ1 माइनस μ2 ऐसे ही लिखा रहने दो। बीटा को कैसे लिखें? तो आपको पता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेकर के चल रहा है, तो बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? तो बीटा भी बहुत स्मॉल है, बीटा बहुत स्मॉल है, तो ये ऑलमोस्ट एक, आपको क्या दिख रहा है? एक सेक्टर दिख रहा है ना? तो आप यहाँ पर चाहें तो इसको एक सेक्टर मान सकते हैं, एक ट्रायंगल भी मान सकते हैं। तो आप इसके अंदर बीटा लिखेंगे तो tan बीटा के इक्वल होगा, एंड कितना होगा? MP अपॉन CP। तो ये बन जाएगा MP अपॉन CP। अल्फा लिखेंगे तो अल्फा क्या होगा? तो अल्फा इक्वल होगा MP अपॉन OP, तो μ1 इंटू MP अपॉन OP, μ2 इंटू गामा, गामा कितना होगा? तो अगेन अगेन यहाँ से देखिए, अगेन गामा की वैल्यू क्या होगी? ऑलमोस्ट ये मैं एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, तो MP अपॉन IP, गामा कितना हो गया? MP अपॉन IP। स्मॉल एंगल्स से तो इस तरह से लिख सकते हैं, MP कैंसिल हो रहा है हर तरफ, μ1 माइनस μ2 अपॉन CP इज इक्वल टू μ1 अपॉन OP प्लस μ2 अपॉन IP। ये रिलेशन मुझे मिल रहा है। बाकी आपको पता है कि U, V एंड R इन टर्म में भी हम रिप्लेस कर सकते हैं IP, OP एंड CP को, सेम वैसे ही। तो U की वैल्यू कितनी होगी? डायग्राम को देखिए और बताइए U कितना है बेटा, U कितना है? क्या दिख रहा है? तो आपको दिखेगा कि U की जो वैल्यू होगी वो OP के इक्वल होगी, बट इंसिडेंट रेज इस तरफ जा रही थी एंड हमने U को मेजर किया है किस तरफ? तो पॉइंट P पोल के इक्विवेलेंट है, तो इस पॉइंट से मेजरमेंट होने वाला है इस बार, रेफरेंस यही है। तो आपने मेजरमेंट किधर किया? इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे कि U माइनस ऑफ OP के इक्वल है, तो OP की वैल्यू माइनस U है। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ पर जब आप रेडियस लिखते थे तो रेडियस को भी तो आप ऐसे ही मेजर करते थे ना, सिमिलरली वैसे ही इस पॉइंट P से तो रेडियस को भी ऐसे मेजर करेंगे, है ना? तो जब आप रेडियस को ऐसे मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट एक्शन में ही मेजरमेंट हो रहा है, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? भाई इसके लिए भी सेम पॉइंट है कि R की वैल्यू इक्वल है माइनस ऑफ CP, तो CP की वैल्यू यहाँ से माइनस ऑफ R। V की वैल्यू को जब मेजर करेंगे, V की वैल्यू को, तो V की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? तो आपको दिख रहा है V की वैल्यू कितनी है बेटा? IP के इक्वल, एंड इंसिडेंट रेज जिधर जा रही थी लेफ्ट टू राइट, V का मेजरमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो V की वैल्यू माइनस ऑफ प्लस ऑफ IP है। तो ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, OP की जगह माइनस U, CP की जगह माइनस R एंड IP की जगह प्लस का V रखते हैं यहाँ पर। तो OP की जगह माइनस U, IP की जगह प्लस का V एंड CP की जगह माइनस का R रख दिया। अब इसको रीअरेंज कर रहा हूँ,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू। इस तरफ देखें तो निगेटिव साइन को ऐसे मैनेज किया जा सकता है म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। अब ये जो रिलेशन आपके सामने दिख रहा है, इस रिलेशन को यूज करके हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज की पोजीशंस के बीच में रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। हमने साइन कन्वेंशन अगर यूज कर लिया, इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो किसी भी तरह की स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस के लिए वैलिड है, कोई भी सेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हम क्यों ना कंसीडर करें दोनों तरफ। ठीक है, ओके। लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जब आप स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन कराते हैं तो मैग्निफिकेशन कितना मिलता है हमको ये भी समझना है। लेट मैंने यहाँ पर ऐसे ही केस कंसिडर करा हुआ अगेन, बेटा ये है एक कर्व्ड सरफेस एंड यहाँ पर ये आपको मैंने दिखा दिया है प्रिंसिपल एक्सिस जो ट्रीट कर रहे थे हम जिसको अभी। यहाँ पर कहीं एक मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, सपोज ये देखिए, मान लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इमेज कहाँ पर बनेगी एंड इसकी हाइट कितनी होगी, इसको हमें कैलकुलेट करना है। लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो एचओ के इक्वल है। तो आपको पता है कि बेसिकली पॉइंट बी की जो इमेज होगी वो तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनने वाली, कहीं पर पॉइंट बी की इमेज तो यही प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। पॉइंट ए की इमेज कहाँ पर बन रही है इसको समझते हैं। तो लेट पॉइंट ए की इमेज अगर आपको निकालनी है तो बहुत सारी रेस कंसिडर की जा सकती है पॉइंट ए से जाती हुई, उनमें से मैं एक रे ये दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे आई है, मान लिया मैंने, एंड ऐसे आने के बाद ये रे स्ट्रेट जाती बट रिफ्रैक्शन होगा, पोल से तो रही है, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा अगर तो ये रे अपने पॉइंट से थोड़ा सा, मतलब अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो गई है, लेट ऐसे आ गई। एंड अगर मान लें हम कि इमेज यहीं पे बन रही है, तो भाई इमेज एग्जैक्टली किस तरफ बन रही है वो तो डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कितने लिए हुए हैं। बट अगर मैं मान लो इमेज यहाँ पर बन रही है तो ऐसा भी तो कुछ एक सेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस लिया जा सकता है ना, इस केस में इमेज इधर पे बने ए डैश की, यहाँ पर ऐसा लिया जा सकती है कोई वैल्यू। तो अभी मैंने वही केस लेट कंसिडर कर लिया कि ये ए डैश ये बी डैश, यहाँ पर ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये देखिए, अब हमें नॉर्मल कौन मिल रहा है, यही प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है, हाइट ऑफ इमेज आपको दिख रही है, दिख रही है ना बेटा, बताइए। इस पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे अगर तो आप क्या लिखेंगे, ये मैंने मान लिया लेट दिस इज यू एंड इसको क्या मान लिया है वी। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। स्नेल्स लॉ लगाइए पॉइंट पी पर, आप बोलेंगे म्यू1 साइन आई इक्वल होने वाला है म्यू2 साइन आर। अगेन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है मैथमेटिकल रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए, तो स्मॉल एंगल की बात करेंगे। तो म्यू1 इंटू आई इक्वल होगा ना म्यू2 इंटू आर। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप आई लेंगे अगर तो बहुत स्मॉल एंगल है तो tan भी ले सकते हैं इसका। तो आप म्यू1 इंटू आई, आई लिखेंगे तो लिखेंगे एच ओ बाय यू लिखेंगे। बताइए, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जब आप एच ओ बाई यू लिख रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि एच ओ पॉजिटिव है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज ले ली, आप चाहें तो ए बी अपॉन बी पी करके लिख सकते हैं एक बार, एंड ठीक है ना। तो एच ओ पॉजिटिव लिया है मैंने एंड यू क्या होगा, तो यू नेगेटिव होगा डेफिनेटली इस केस में, तो यू को मैंने नेगेटिव ले लिया। म्यू टू इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू आप लेंगे तो आप लिखेंगे कि एच आई बाई वी। ध्यान से देखिए, एच आई की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजरमेंट होगा तो एच आई क्या होगा, नेगेटिव। तो मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, यहाँ पर मैंने माइनस का एच आई ले लिया। एंड वी क्या होगा, पॉजिटिव, तो वी को पॉजिटिव रहने दिया है। अब इस रिलेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, एच आई बाई एच ओ। एच आई बाई एच ओ किसके इक्वल दिख रहा है आपको, तो ये इक्वल दिख रहा है वी बाय यू इंटू म्यू1 बाई म्यू2। ठीक है ना। ये जो एच आई बाई एच ओ है इसी को तो हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट का रेशियो। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बताइए। ठीक है, देखिए फिर
अब इसके अंदर आपको हाइट ऑफ इमेज बताना है, तो आप क्या बोलेंगे, रिलेशन हमने ऑब्टेन किया था अभी, वही रिलेशन यूज कर लेते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा μ1 बाय μ2 इंटू वी बाई यू। देखिए यही रिलेशन है ना, μ1 बाई μ2 इंटू वी बाई यू, ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको μ1 चाहिए। μ1 मींस फर्स्ट मीडियम, जहां पर ऑब्जेक्ट को आपने रखा है या जहां से इंसिडेंट रेज आ रही, तो फर्स्ट मीडियम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये है। सेकंड मीडियम कौन है, तो सेकंड मीडियम यहाँ पर आपको ग्लास दिख रहा है, तो ग्लास के लिए 1.5 है। वी हमें चाहिए, वी क्या, इमेज की पोजीशन चाहिए। तो अब इमेज की पोजीशन अननोन है, वी नहीं पता है। हाँ, हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यू की वैल्यू तो हमें दिख रही है, बट वी नहीं पता है। तो हमें अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी एंड यू की वैल्यूज रिप्लेस करनी है, उसके लिए ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो पहले हम वी की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए रिलेशन क्या था, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये वाला रिलेशन हमने निकाल रखा है, इसको यूज करते हैं। देखिए समझिए, μ2 ग्लास का 1.5 अपॉन वी अननोन माइनस μ1 है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट जहां पर प्लेस्ड है, तो वो हो गया 1, एंड यू की वैल्यू कितनी, तो यू की वैल्यू माइनस का 30 हो गया, है ना। इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है। μ2 माइनस μ1 मींस 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ पर इस वाली सरफेस का कर्वेचर की बात करेंगे, तो उसका सेंटर तो यहाँ पर है, एंड इसका सेंटर अगर यहाँ पर है, तो मेजरमेंट किस तरफ कर रहे हैं आप, आर का इस तरफ। इस डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट होगा, तो रेडियस तो पॉजिटिव आएगी, तो आपको पॉजिटिव रेडियस कंसिडर करनी पड़ेगी। कितनी, तो आपको रेडियस कितनी मिल रही है, 10 सेंटीमीटर है, वो भी पॉजिटिव। सारी वैल्यूज मेंशन है, सॉल्व कर देते हैं। देखिए 0.5 बाई 10 बन रहा है, तो 5 बाय 100। ठीक है, इधर ये माइनस का, देखिए प्लस का 130 था, तो 1 बाय 30 कर दिया है। ये 3 बाय 2 इंटू वी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 300, देन दिस इज 15, ये माइनस हो गया है यहाँ पर, जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो चुका होगा। देन ये कितना है, ये है 10, 3 बाय 2v। इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ रहा है बेटा, दिस इज 5 बाय 300 इज इक्वल टू 3 बाय 2v। कितना बन रहा है ये, तो 5 बाय 300, इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू मुझे मिल रही है, देखिए ये यहाँ से, ये 6 इंटू 0 60 था, देन यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 30 बना, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 इंटू 3 90। v की वैल्यू कितनी आई है, 90 सेंटीमीटर, पॉजिटिव भी आई है। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 90 आई है सॉल्व करने पर, एंड u की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन के अंदर, तो u की वैल्यू माइनस का 30 है। यूज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो दिस इज 2 बाई 3 इंटू माइनस का 3, कितना बन रहा है, माइनस का 2 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। ये हमने एच आई बाई एच ओ निकाला है। हमें क्या चाहिए, हमें तो एच आई चाहिए, तो एच आई कितना होगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा, तो 0.5 सेंटीमीटर है, तो एच ओ की वैल्यू आप कितनी लेंगे, 0.5। एच ओ की वैल्यू 0.5 लेंगे, तो हाइट ऑफ इमेज कितना मिल गया आपको, माइनस का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। आपको इस तरह के एक अरेंजमेंट गिवन है। ठीक है, एक ग्लास स्फेयर है, उसके अंदर एक एयर बबल आपको दिख रहा है, देख पा रहे हैं। रेडियस गिवन है हमें इस ग्लास स्फेयर की 10 सेंटीमीटर, एंड इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। एयर बबल जो है ये सेंटर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अब एक ऑब्जर्वर है जो इस एयर बबल को देख रहा है, स्मॉल एयर बबल है। एक ऑब्जर्वर है जो इस स्मॉल एयर बबल को देख रहा है, एक बार सरफेस ए की तरफ से, एक बार सरफेस बी की तरफ। ये देखिए, ये ऑब्जर्वर आपको दिख रहा है। तो दोनों बार दो अलग अलग सरफेस पे जब ये देखेगा, तो इसको एपरेंट डेप्थ इस एयर बबल की कितनी मिलने वाली है, ये हमको बताना है। हमें क्या बताना है, एपरेंट डेप्थ कितनी होगी इस एयर बबल की। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या दिखेगी एयर बबल की, ये हमें बताना है। तो भाई फाइंड डिस्टेंस ऑफ images
of air bubble when seen from A and when seen from B. तो जब A साइड से देखेंगे एंड जब B साइड से देखेंगे, दोनों में क्या फर्क आने वाला है भाई? आप देखेंगे जब A सरफेस की तरफ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस सरफेस से हमें चाहिए होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, तो ये डिस्टेंस टोटल 10 सेंटीमीटर है रेडियस, उसमें से ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस कितनी मिल रही है? 4 सेंटीमीटर। मतलब आप बोलेंगे कि भाई जो u है, u की वैल्यू हो गई माइनस का 4 सेंटीमीटर, है ना? रेस तो इस तरफ से आएंगी ऐसे, तो u क्या होगा? नेगेटिव होगा, कितना? माइनस का 4 सेंटीमीटर। v क्या है? v हमें निकालना है। μ1 क्या है? तो फर्स्ट मीडियम जहां से रेज आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? अब बोलेंगे कि ये तो 3/2 है। सेकंड मीडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, दैट मीन एयर होगी, तो 1 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो भाई जब आप इधर से ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, रेज ऐसे आ रही हैं, तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, एंड आपको सेंटर की पोजीशन किधर मिल रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर की पोजीशन किधर मिल रही है, तो वो अपोजिट एक्शन मिल रही है। तो आपको आर को कैसे लेना पड़ेगा? नेगेटिव, तो आर माइनस का होगा, कितना है? तो रेडियस की वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर थी, बट नेगेटिव लेंगे। अब इस केस में आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है जो हमने कर्व सरफेस में रिफ्रैक्शन वाला देखा हुआ है। तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल होगा μ2 माइनस μ1, तो माइनस का 0.5 आ जाएगा अपॉन r माइनस का 10। इसको सॉल्व करिए, 1/20 बन रहा है इस तरफ। ये देखिए पॉजिटिव हो चुका था, बट इधर आएगा, यहाँ पर v भी है, ये v है, v 1/v था, ठीक है। अब जब इस वाले टर्म को देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो चुका है, ये 3/8 है। इसको सॉल्व करिए तो ये बन रहा है 42 माइनस 15 1/v। v की वैल्यू मिल गई है मुझे 40/13, वो भी नेगेटिव। मतलब इधर से देखने पे ये ऑब्जेक्ट कहां पर दिख रहा है? 40/13, ओके, दैट मीन ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो इसको इमेज यहाँ पर कहीं दिख रही है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इस पोजीशन से इस तरफ आपने मेजरमेंट किया होगा v का, तो यहाँ पर कहीं इमेज दिख रही है। क्लियर है क्या? ये ऑब्जेक्ट है एंड ये इमेज है। सेकंड केस में जब सरफेस बी से देखा जाएगा ये, तो एपरेंट डेप्थ कितनी दिखने वाली है सरफेस बी से देखने पर? तो इस बार आपको ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर इस बार इधर से देख रहा है। अब बताइए u कितना है बेटा? तो ये लेंथ आपको दिख रही है 10 सेंटीमीटर एंड ये कितना है? तो ये 6 सेंटीमीटर गिवन है हमें, तो u की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। अगेन निगेटिव, क्योंकि इस बार जो रेज होंगी वो इस तरफ जा रही हैं एंड u का मेजरमेंट आप इस सरफेस से इधर कर रहे हैं, तो u निगेटिव मिल रहा है, कितना? माइनस का 16 सेंटीमीटर। अच्छा, u माइनस का 16 है तो v कितना है ये हमको निकालना है। μ1 μ2 कितने हैं? तो μ1, तो फर्स्ट मीडियम जहां से रेज आ रही हैं वो तो अभी भी ग्लास ही है, तो ये μ1 अभी भी 3/2 है, μ2 अभी भी 1 है, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जब आप इस तरफ देख रहे हैं, इस वाली सरफेस के लिए देख रहे हैं, तो इस वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका सेंटर अगेन इस तरफ मेजरमेंट किया जाएगा। रेज इस तरफ जा रही थी, मेजरमेंट आप अपोजिट एक्शन में कर रहे हैं, तो अगेन आर को आपको नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। आर की वैल्यू कितनी? माइनस का 10 सेंटीमीटर। अगेन मैं रिलेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल होगा μ2 माइनस μ1 माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाय r माइनस का 10, तो 1/20 प्लस का 3/32 इक्वल होगा ना 1/v के। बताइए ठीक है? ओके, देन ये कितना आ रहा है? ये 160 बन गया, 160 20 से जाएगा तो 8 बार ये आएगा, एंड ये कितना आएगा? 5 × 3 15। ये नेगेटिव हो चुका था, ये नेगेटिव था,
ये नेगेटिव हो चुका था इधर आने पर। ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, v की वैल्यू मुझे 160 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर मिल रही है, वो भी नेगेटिव में। क्लियर है ना? ओके। बताइए कोई कंफ्यूजन अगर तो। ठीक है बेटा। तो भैया आपसे ये बोला है कि अगर हम एक ऐसी पोजीशन लें ऑब्जेक्ट की सो दैट जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बने, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर रखना होगा। तो आपको डायग्राम साथ में गिवन है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ बचा ही नहीं। अगर डायग्राम नहीं गिवन होता तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ता है कि क्या करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पर देखें तो ये हमें दिख रहा है स्फीयर, यहाँ पर है ये देखिए ये एक्सिस दिखा दी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट से रेज आप देख रहे हैं तो आपको ये एक रे दिखाई गई है। एक रे तो आपको पता है ये स्ट्रेट जा रही होगी इस लाइन के लॉन्ग, तो एक रे तो आपको आफ्टर द रिफ्रैक्शन मिल ही जाएगी। दूसरी रे ये देखिए यहाँ पर दिखाई है, ऐसे गई है, देन ऐसे गई है, देन अगर इक्वल डिस्टेंस पे जाकर के ही इस रे को कन्वर्ट हो जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये रे इनसाइड द स्फीयर पैरेलल जा रही हो। बताइए, ये दोनों पैरेलल होंगी लाइन। अगर ये पैरेलल नहीं होती तो इधर इसकी कन्वर्ज होने वाली जो डिस्टेंस होती, कन्वर्जिंग डिस्टेंस कुछ डिफरेंट होने वाली थी। पैरेलल होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर आपको ये लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो अब तो क्वेश्चन को करना बहुत ही ईजी हो गया कि भाई आपको दिख रहा है कि एक रे तो ये जा रही है, एक रे तो आपको ये जाती हुई दिख रही है, एक रे आपको ये जाती हुई दिख रही है। दोनों रेस को देखिए एंड मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सरफेस यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, सेकंड सरफेस से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट सरफेस की ही बात करेंगे एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन वाला केस है ना बेटा? कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन वाला केस है। म्यू1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो आप क्या करेंगे, यू कितना बोलेंगे, यू तो एक्स के इक्वल है बट निगेटिव भी है। यू कितना है, एक्स के इक्वल एंड नेगेटिव भी है। ओके, देन v कितना है, ये यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी उसकी वजह से अगर मैं पूछूं बताइए इमेज कहाँ पर बनने वाली थी। फाइनल इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर बनने वाली फाइनल इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ फर्स्ट सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो इमेज कहाँ पर बनती। तो आपको तो दिख रहा है कि फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद ये रेस तो पैरेलल जा रही है, पैरेलल रेस जाएंगी अगर तो ये तो इनफाइनाइट पे इमेज बनाती। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो फाइनल इमेज जो यहाँ पर इमेज बनती है फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से, वो तो इनफाइनाइट पे बनती, तो v की वैल्यू इनफाइनाइट होती। क्लियर है आपको ये पॉइंट? बताइए समझ पा रहे हैं? म्यू1 कितना है, तो म्यू1 है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आपको म्यू1 ही गिवन है। सेकंड मीडियम जो कि इस स्फीयर का है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 ही गिवन है। रेडियस देखिए कितनी है, फर्स्ट सरफेस पे जब आप रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे तो सेंटर की पोजीशन, रेज लेफ्ट टू राइट आ रही हैं एंड आप सेंट्री का जो मेजरमेंट करेंगे, सेंटर की पोजीशन का मेजरमेंट करेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में करेंगे तो आपको रेडियस भी पॉजिटिव मिलने वाली है। कितनी, तो रेडियस इक्वल है आर के ही इक्वल, वो भी पॉजिटिव। अब मैं रिलेशन यूज कर लेता हूँ, म्यू टू बाई वी, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये वाला टर्म तो जीरो हो गया है, ये म्यू वन बाई एक्स इक्वल है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहाँ से x की वैल्यू म्यू वन आर अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन बनने वाली है। क्लियर है क्या? ओके, इस कंडीशन में आपको जो फाइनल इमेज मिलेगी वो उतनी ही डिस्टेंस मिलेगी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था। क्लियर? पॉइंट ये है कि यहाँ पर कंडीशन एक मेंटेन है। कंडीशन क्या है कि म्यू टू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू वन। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आपको ये वैल्यू नेगेटिव मिलने लगेगी। म्यू टू माइनस म्यू वन अगर देखेंगे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो इन दैट केस जो सिनेरियो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी साथ में चलने वाली, म्यू टू ज्यादा होना चाहिए म्यू वन के कंपेरेटिवली, तब ये रे कन्वर्ज हो रही होगी इस तरह से। ठीक है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है इस पोजीशन पर, ठीक है? आपसे बोला जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फाइनल
image of object also forms at object itself. x की वो वैल्यू जिसके लिए जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट पे ही बनेगी। तो अब इसके लिए x की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? तो अब बताइए ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे रे ऑप्टिक्स के अंदर जिसमें लैंग्वेज के साथ कुछ कंडीशन बना दी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या इमेज की पोजीशन को लेकर के, तो पहले आप यहाँ पर डायग्राम बनाइए, एक ऐसा डायग्राम जो लैंग्वेज को सेटिस्फाई करे। तो मैं यहाँ पर पहले तो डायग्राम एक बनाने जा रहा हूँ कि जिससे देख करके लगे कि हाँ इमेज यहीं पर बन रही है। देखिए तो मैंने एक ऐसा डायग्राम आपको दिखाया हुआ है कि लेट यहाँ से रेज ऐसे आकर के इंसिडेंट होती हैं। ऐसे इंसिडेंट होने के बाद ये रेज अगर किसी भी हम एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू ले लें कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस सरफेस ये रेज जस्ट पैरेलल हो जाएं इस एक्सिस के, तो इन दैट केस क्या होने वाला है? तो आप बोलेंगे कि भाई रेज ऐसे गई जस्ट पैरेलल हो गई, ये देखिए। देन इसके बाद जब इस मिरर पे इंसिडेंट होंगी तो जस्ट रिट्रेस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगेन उसी पॉइंट पे जाकर के फोकस होंगी, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ही। तो एक केस तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों एक ही पोजीशन पे है। एक आंसर तो मेरा ये हो सकता है। एक और केस पॉसिबल है, एक और डायग्राम पॉसिबल है, देखिए इसको भी। इसके दो आंसर पॉसिबल है इस क्वेश्चन के। कैसे? तो एक सेकंड केस के अंदर आपको मैं एक और डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसको समझिए। मैंने बोला सपोज यहाँ से एक रे जाए, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो, इस सरफेस पे इंसिडेंट हो, इंसिडेंट होने के बाद ये रे जस्ट इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी। इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद ये रे जब लौटेगी तो सब कुछ सिमेट्रिकल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसे लौटेगी। ऐसे लौटने के बाद ये रे वापस से इधर जाएगी। तो यहाँ पर रे डायग्राम एक ऐसा बन गया कि जो रे ऐसे गई थी वो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे गई, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, देन ऐसे लौटी। इसका अपोजिट, जो रे इधर से गई होगी वो ऐसे जाएगी, वो ऐसे लौटेगी, देन वो ऐसे लौटेगी। तो फाइनली इमेज कहाँ पर बनी? इमेज तो यहीं पर बन रही है ना, इमेज यहीं पे बन रही है। तो दो केसेस यहाँ पर हो गए, दो आंसर यहाँ पर हो गए। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली अगर सॉल्व करें तो आपको फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन जो दिख रहा है उसके लिए वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज लिखिए क्या होंगी, देखिए u की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स है, ठीक है। v की वैल्यू v की वैल्यू देखिए इनफाइनाइट होगी ना, फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से इमेज कहां पर बन रही है? इनफाइनाइट पे। म्यू1 कितना है? एयर है तो 1 हो गया। म्यू2 कितना है? तो सेकंड सरफेस पे जब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 दैट इज 3/2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेंगे जब फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराएंगे? तो 20 सेंटीमीटर है, एंड इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही सेंटर का मेजरमेंट होगा, तो उसका सेंटर की पोजीशन का मेजरमेंट होगा, तो ये पॉजिटिव भी लेंगे। तो अब इसके बाद एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल होगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये टर्म तो 0 बन जाएगा क्योंकि v इनफाइनाइट था, तो 1/x इक्वल है 1/40 के। x की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ रही है। एक वैल्यू तो ये है, एक और वैल्यू पॉसिबल है, उसके लिए यहाँ पर डेटा सेट क्या होगा देखें। u की वैल्यू माइनस का x, सेकंड डायग्राम को सॉल्व कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन यहाँ पर जो हो रहा है उसके लिए मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है। u की वैल्यू माइनस एक्स, v की वैल्यू इस बार कितनी बताइए? v की वैल्यू कितनी है फर्स्ट सर इस बार जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन आप करा रहे हैं इस पॉइंट पर, तो v की वैल्यू कितनी है बताइए? तो आपको दिख रहा है कि भाई इमेज तो इस पॉइंट पे जो रिफ्रैक्शन हुआ है इधर से जाने वाली रेज को देखिए तो वो कहाँ पर कन्वर्ज हो रही थी? इस पॉइंट पर। तो बेसिकली ये लेंथ हो गई v की वैल्यू। जब आप इस रिफ्रैक्शन को देख रहे हो तो ये वैल्यू है ना रिफ्रैक्शन के बाद, तो आपको v की वैल्यू कितनी मिल रही है? 100 सेंटीमीटर। तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 100 सेंटीमीटर, ये देखिए, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। μ1 μ2 अभी भी वही है, μ1 1 है, μ2
3/2 है एंड आर की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है प्लस का 20, तो μ2/v माइनस μ1/u, ठीक है, इक्वल होगा μ2 माइनस μ1/r। इसको सॉल्व करेंगे इस बार, तो 3/200 प्लस का 1/x इक्वल है 1/40, 1/40 minus 3/200, then this is 200, 5 minus 3, 1/x, 1/x, x की वैल्यू 200/2, दैट मीन x की वैल्यू 100 सेंटीमीटर जब आप लेंगे तो भी सेम सिनेरियो है। दो आंसर्स हो गए, 40 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? A glass sphere of index 1.5 and radius 40 centimeter has half its hemispherical surface silvered. The point where a parallel beam of light coming along a diameter, find the focus after coming out of the sphere. Finally, क्या पूछा जा रहा है? Find the focus after coming out of the sphere, मतलब sphere से बाहर निकलने के बाद ये जो parallel beam of light है ये किस पॉइंट पे फोकस होने वाली है, किस पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेगी, यही हमसे पूछा है। दैट मीन फाइनल इमेज की पोजीशन ही हमको बतानी है। तो अभी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जब ये स्फीयर दिख रहा है एंड इस स्फीयर की ये वाली सरफेस सिल्वर्ड भी है, तो इधर वाली सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग हो चुकी है। अब समझिए क्या हो रहा है कि भाई आप जब यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे कुछ ऐसे, देखिए, तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा ना, इस पॉइंट पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। एंड जब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इमेज कहां पर बनेगी, ये पहली पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 1 बाय 1 हम करते चलते हैं, इस डायग्राम के अंदर दिखाते चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर मेंशन है, रेडियस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल, ठीक है। तो एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी लेनी पड़ेगी हमें? तो फर्स्ट सरफेस पर रेज आकर इंसिडेंट हो रही है, ऑब्जेक्ट कहां पर? इनफाइनाइट पर है ना, तो यू की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट है, इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन मान के चल रहा है। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, μ1, तो μ1 का मतलब है जिस मीडियम से रेज आ रही हैं वो एयर होगा। μ2 जिस मीडियम में रेज एंटर कर रही है वो तो यहाँ पर आपको गिवन है ग्लास स्फीयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये 1.5 होगा। रेडियस, रेडियस की वैल्यू देखिए मेंशन है यहाँ पर, रेडियस आपको गिवन है देखिए 40 सेंटीमीटर। एंड रेडियस की जब बात करेंगे तो इंसिडेंट रेज की अपोजिट सेम डायरेक्शन में ही आपको सेंटर का की पोजीशन का मेजरमेंट करने को होता हुआ दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव भी लेंगे प्लस का 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, μ2/v माइनस μ1/u, u इनफाइनाइट था तो ये जीरो को अप्रोच कर गया, μ2 माइनस μ1 0.5 अपॉन रेडियस 40, ये 3/2 इक्वल है 1/2 इंटू 40 इंटू वी, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, v की वैल्यू 120 सेंटीमीटर मिली है एंड पॉजिटिव मिली है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि जो इमेज होगी वो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही कहीं पर होगी, इंसिडेंट की रेज की डायरेक्शन में ही उसका मेजरमेंट होगा इमेज की पोजीशन का। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट सरफेस से 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो 80 सेंटीमीटर तो ये पूरा का पूरा डायमीटर ही था। इमेज कहां पर बनी? तो यहाँ पर कहीं देखिए, ये 40 और होगा, तो 40 40 40 120 सेंटीमीटर, मतलब इमेज यहाँ पर कहीं बन रही है। तो रेज बेसिकली ऐसे कुछ आएंगे, ये देखिए, परेशान मत होइए, पूरा डायग्राम बनने दीजिए फिर आपको क्लियर होगा। ये रेज देखिए कैसे हैं, ये रेज देख पा रहे हैं? अब क्लियर हो रहा है कुछ आपको? ऐसे आई होंगी इस पॉइंट पर। अब ऑब्वियसली यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बीच में आ गई है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनती फर्स्ट सरफेस पे होने वाले रिफ्रैक्शन की वजह से, बट अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस बीच में आ गई तो इस पे इंसिडेंट हो गई ये रेज,
अब आपको क्या दिखेगा कि ये जो रेज हैं ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एक बार रिफ्लेक्शन होगा तो एट फर्स्ट रिफ्लेक्शन, अब फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन मैंने इसको बोल दिया सरफेस 2 पे, है ना। तो अब बताइए रिफ्लेक्शन होगा तो ये तो कर्व्ड सर क्या है, ये तो स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर है तो यू की वैल्यू कितनी है, कॉन्केव मिरर दिख रहा है बेटा, यू की वैल्यू कितनी, यू, तो यू तो होता था पोल से पोजीशन, तो पोल से पोजीशन अब ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है इसके लिए वो तो यही पोजीशन है, फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी है वही तो ऑब्जेक्ट है ना सेकंड सरफेस पे होने वाले रिफ्लेक्शन के लिए। तो आप बोलेंगे यू तो यही हो गया, ये वाली लेंथ। अब ये टोटल 120 सेंटीमीटर था, उसमें से ये 80 सेंटीमीटर गया तो ये 40 सेंटीमीटर था। अब जब यू को मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यू पॉजिटिव है इस बार, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि। वी आपको क्या दिख रहा है, अननोन, निकालना है। फोकल लेंथ कितनी होगी, कॉन्केव मिरर है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। बताइए कॉन्केव मिरर वाला मतलब मिरर फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, तो 1/v इक्वल था 1/v प्लस 1/u इक्वल था 1/f के, 1/v इक्वल होगा 1/f माइनस 1/u, u ये बन गया है। इसको सॉल्व करिए, ये आ रहा है 40 माइनस का 2 माइनस का 1 1/v, v की वैल्यू इक्वल आ गई है माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। तो 40/3 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ दिस कॉन्केव मिरर फ्रॉम दिस पॉइंट। बट नेगेटिव साइन क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो तो इंसिडेंट रेज की अपोजिट डायरेक्शन में उसकी पोजीशन मेजर हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर 40/3 यहाँ पर कहीं पोजीशन बन रही है, ये देखिए यहाँ पर कहीं होगा 40/3। तो बेसिकली यहाँ पर जो रेज इंसिडेंट हुई थी वो रेज इस तरह से कुछ डिफरेंट कलर चूज कर लेता हूँ सो दैट आपको पोजीशन दिखती रहे। जस्ट अ मिनट, ये देखिए ऐसे गई हैं रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये रेज कुछ ऐसे जा रही हैं। क्या आपको क्लियर हो रहा है ये डायग्राम, ऐसे जा रही है रेज। यस सर। अभी तो इमेज आपको यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, बताइए क्लियर हो रहा है बेटा, ये कुछ तो बोल ही सकते हैं, क्या तो हो रहा है यस या सर। नहीं हो रहा है। इमेज कहाँ पर बनी, इस पोजीशन पे 40/3 सेंटीमीटर पर। तो ये जो रेज हैं ये इस पॉइंट पे इमेज बनाएंगे, देन आगे भी गई है तो अगेन ये इंसिडेंट हुई है ना इस वाली सरफेस पे, तो अगेन इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा। अब जब अगेन रिफ्लेक्शन होगा तो सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन जब होगा तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए आपको केवल वैल्यूज देखनी है, कितनी है u एंड v की वैल्यू। तो u की वैल्यू कोई बता सकता है सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए u कितना होगा, क्या ये वाली लेंथ होगी u, बताइए। अब अगर सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट होने वाली रेस को देखेंगे तो ये आ रही है ना रेस, क्या लगेगा ये रेस कहां से आ रही है, इस पोजीशन से, है ना बेटा, बोलो। तो अभी यहाँ पर ये जो इमेज बनी थी रिफ्लेक्शन के थ्रू, वही इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए। तो आप बोलेंगे कि u की जो वैल्यू है कितनी है, देखिए ये टोटल लेंथ थी 80 सेंटीमीटर, उसमें से ये लेंथ थी 40/3 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी बची 80 माइनस 40/3, तो लेंथ मैं लिख रहा हूँ 80 माइनस 40/3 ये लेंथ है। एज वेल एज इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन आपको दिख रही है कौन सी है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन। तो अब जब सेकंड रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रेज इधर जा रही, एंड हम यू का मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, अपोजिट, है ना, इस पॉइंट से मेजर करेंगे ना आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, u निगेटिव होगा, तो कितना है ये मैंने बताया 80 माइनस 40/3, एंड निगेटिव भी है, ये बन रहा है देखिए 240 माइनस 40/3 दैट मीन माइनस का 200/3, ये आ गया u। v की वैल्यू बतानी है, म्यू1 फर्स्ट मीडियम कौन सा है जहां से रेस जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम इस बार ग्लास है तो 3/2। सेकंड मीडियम कौन सा है जहां पर रेज एंटर कर रही है, तो 1। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अगेन, तो μ2/v माइनस μ1/u, u की वैल्यू 200
बाई 3, वो भी नेगेटिव में, तो पॉजिटिव हो गया है, इक्वल होगा μ2 माइनस μ1, तो 0.5 नेगेटिव का अपॉन माइनस का 40, ये बन रहा है 1/80 माइनस 9/400, 1/v, 1/v 400, देन दिस इज 5 माइनस 9, v की वैल्यू माइनस का 400 माइनस 400 बाय माइनस का 4, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर, माइनस 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली इमेज की पोजीशन कौन सी होगी, माइनस का 100 सेंटीमीटर हो गई। तो फाइनली यहाँ पर जब रेज यहाँ से ऐसे निकलेंगी, ये देखिए ऐसे, ऐसे, तो ये इमेज कहाँ पर बन रही है, माइनस का 100 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब समझिए कि इंसिडेंट रेज के अपोजिट एक्शन में मेजरमेंट हो रहा होगा, तो यहाँ पर कहीं फाइनली इमेज बनी है। ये देखिए मैंने सारी पॉसिबल पोजीशन दिखाई है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझा होगा तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये पोजीशन निकली है माइनस का 100, तो माइनस का 100 तो यही हुआ कि आप अपोजिट एक्शन मेजर कर रहे हैं, 100 का मतलब है कि स्पेयर से बाहर है पोजीशन, यहाँ पर कहीं ऐसी कंडीशन दिख रही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। बेसिकली मैंने ग्लास का बना हुआ एक लेंस लिया है, बट ये वो जो लेंस है वो नॉर्मली जो हम लेंस की बात करते हैं उससे डिफरेंट है। आपको यहाँ पे दिख रहा है इसकी थिकनेस जो है ये काफी ज्यादा है, आपको दोनों ही सरफेसेस के बीच में जो मैक्सिमम सेपरेशन दिख रहा है सेंटर वाली पोजीशन पर, वो 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन लेंस तो है बट ये थिक लेंस का केस है। ठीक है, ओके, दोनों तरफ एयर ले लिया है मैंने, ग्लास का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आपको दिख रहा है कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज की पोजीशन हमको बतानी है। दोनों ही जो कर्व सरफेसेस हैं इनकी रेडियस भी डिफरेंट गिवन है। यहाँ पर इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, दैट मीन अगर आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर रेडियस होगी ये वाली। ओके, दूसरे वाले की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर, दैट मीन अगर आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ऐसे, तो आपको ये रेडियस कितनी मिलेगी, यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी मिलेगी, लेट यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, तो ये 20 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आपको बताना है इमेज की पोजीशन कौन सी होगी, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर और कुछ तो नहीं कर सकते हम। यहाँ पर दो सरफेस आपको दिख रही है, अगर इधर से कोई भी रे इंसिडेंट होगी तो एक बार तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे जब जाएंगी तो सेकंड सरफेस में रिफ्रैक्शन होगा, देन फाइनली ये रेज ऐसे कहीं जाएंगी, तो दो बार रिफ्रैक्शन का केस आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो एट फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस मैंने बोल दी है एंड इधर वाली मैंने सेकंड सरफेस बोल दी है, तो दोनों सरफेसेस पे 1 बाई 1 रिफ्रैक्शन करा देते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा अगर, तो इमेज कहाँ बनेगी इसको देखते हैं। अभी मैंने इंसिडेंट रेज ये दिखाई हुई है, ऐसे आई है रेज। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन u कितना है, तो आप बोलेंगे u की वैल्यू तो माइनस का 30 सेंटीमीटर है, v अननोन है, μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, μ2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एंड रेडियस अगर देखेंगे तो रेडियस यहाँ पर पॉजिटिव होगी, एंड कितनी है रेडियस, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर है ना। रिलेशन लगा देते हैं, तो 1.5 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल होगा μ2 माइनस μ1 0.5 अपॉन r 10, so this is 1 by 20 minus 1 by 30 इक्वल होगा 3 by 2v, then this is 1 by 60 इक्वल होगा 3 by 2v, 2 से 30, v की वैल्यू 90 सेंटीमीटर आ रही है, वो भी पॉजिटिव। v की वैल्यू 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जब रेज गई होंगी तो ये कुछ ऐसे जा रही है। देखिए मैं इसी में मॉडिफाई करता हूँ डायग्राम, ये रेज कुछ ऐसे जा रही है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, कुछ ऐसे जा रही थी रेज। क्लियर, अब जब रेज ऐसे जा रही थी तो बेसिकली ऐसे तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि बीच में मीडियम चेंज हो गया, तो इस पॉइंट तक तो ये ऐसे ही जाएंगी, उसके बाद तो यहाँ पर सेकंड सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होगा ना एक बार,
ये देखिए सेकंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा। सेकंड सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये रेज ऐसे आकर के इंसिडेंट हुई हैं। अब बताइए सेकंड सरफेस पे होने वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी होगी? तो ये लेंथ जो आपको मिली है ना बेटा, दिस लेंथ इज 90 सेंटीमीटर। हमें कहां से डिस्टेंस डिफाइन करनी है ऑब्जेक्ट की? तो हमें इस वाली पॉइंट से डिफाइन करनी है, इस वाली सरफेस से। तो इस वाली सरफेस से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो टोटल 90 था, उसमें से ये 5 चला गया है, तो ये 85 सेंटीमीटर है। तो आप जब सेकंड सरफेस की बात करेंगे तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, यू की वैल्यू प्लस का 85 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव है, क्योंकि इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में ही आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इस बार सेकंड सरफेस पे होने वाले रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। v की वैल्यू अननोन, μ1 इस बार 3/2, μ2 इस बार 1 एंड रेडियस इस बार, रेडियस देखिए रेडियस कितनी है इस बार। तो आपको रिफ्रैक्शन अगर दिख रहा है तो उसका जो इस सरफेस का जो कर्वेचर होगा उसका सेंटर तो इधर है। तो आपको अपोजिट एक्शन में दिख रहा है, इंसिडेंट रेज के अपोजिट एक्शन में पोजीशन दिख रही है, तो रेडियस आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो r इक्वल होगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल होगा μ2 माइनस μ1 माइनस का 0.5 अपॉन माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, सो 1/40 प्लस 3/170 इक्वल होगा ना 1/v के। बोलो ठीक है, एलसीएम लीजिए इसका, 4 इंटू 170 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 17 प्लस 12 1/v। v की वैल्यू कितनी आ रही है? 17 इंटू 4 68 इंटू 0 680 डिवाइडेड बाय 29 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ इमेज। इमेज कहां पर बन रही है? 680 बाय 29। तो 680 बाय 29, 680 डिवाइडेड बाय 29, ये 23 पॉइंट समथिंग कुछ बन रहा है। तो इमेज एक्चुअल में यहाँ पर जो रेज हैं ये ऐसे कुछ अगेन टर्न हुई हैं एंड फाइनली इमेज यहाँ पर बन रही है। ये देखिए ऐसे, ये लेंथ कितनी मिली है आपको? 23.44 सेंटीमीटर मिली है। ठीक है, बताइए ठीक है, ओके। हमें एक इर्रेगुलर ब्लॉक गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज गिवन है डायग्राम के अंदर ही, कि इधर का जो मीडियम है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम को। इस तरह का हमें एक इर्रेगुलर ब्लॉक गिवन है, ऐसा। ऐसा कुछ गिवन है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर का √2, इधर का 1.514। ठीक है, यहाँ पर ये जो सरफेस है इसको सरफेस ए बी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस को COD बोल सकते हैं। ये लाइन है PQ। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री हमें मेंशन है। एक लाइट रे है जो इस मीडियम से जाकर के इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, ये गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। एंड देन इस पॉइंट पे ये देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री है। इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। आपको क्या बताना है? डिस्टेंस। आपको क्या बताना है? आपको बोला जा रहा है कि रे जो है ये फाइनली इस PQ वाली लाइन पर किसी पॉइंट E पे जाकर के मिलती है। यहाँ पर कहीं दिखाया गया है, यही दिखाया ना कि किसी पॉइंट E पर जाकर के मिलती है। तो बताइए O से E की डिस्टेंस कितनी होगी? ये जो पॉइंट O है एंड पॉइंट E है, इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? ये वाली लेंथ हमको बतानी है। ठीक है, यही रे जाकर के वहां पर मिल रही है फाइनली। तो अब इस केस में क्या करेंगे? तो पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस AB से। तो सरफेस AB को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि एट रिफ्रैक्शन, सॉरी, फ्रॉम रिफ्रैक्शन एट AB। अगर सरफेस AB पे आप रिफ्रैक्शन कराएंगे तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे।
स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताइए कि रे कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बनाती है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो म्यू 1 साइन आई, देखो ठीक है ना, वैल्यूज लिख दी मैंने। म्यू 1 साइन आई साइन 45, म्यू 2 साइन आर, ये बनता, ये कितना बनता बेटा, 1/2 इक्वल होता साइन आर की, आर की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ से मिल गई मुझे, ठीक है। आर की वैल्यू 30 डिग्री, लेट इसको दिखाएं अगर, तो ऐसे कुछ जा रही होगी, मान लिया मैंने, ओके, कुछ ऐसे जा रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल है। अच्छा इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, अगर ये 30 है तो ये 60 है, एंड अगर ये 60 है तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर देखें अगर, तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये 60 है, ये 60 है। इट सिंपली इंडिकेट्स कि ये दोनों ही लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगी। कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। दैट मीन रे जो है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आपको ये रे इसके बेस के पैरेलल जाती हुई दिख रही है, समझ पा रहे हैं क्या। तो ये रे ऐसे आ रही है। अब अगर ये रे ऐसे आ रही है, उसके बाद कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, देन कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद ये रे कुछ ऐसे बेंड हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हम कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगा देते हैं। मान लेते हैं कि ऐसी एक रे नहीं थी, ऐसी कई सारी रेस थी, मान लेते हैं खुद से ही, लेट ऐसी कई सारी रेस थी जो पैरेलली आ रही थी। तो अल्टीमेटली जहां पर ये वाली रेस जाएंगी कन्वर्ज होने, वहीं पर ये वाली रेस भी जाएगी कन्वर्ज होने बाय द जो फॉर्मूला था फ्रॉम द रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, है ना। तो हम इस केस में मान सकते हैं कि लेट जो सेकंड सरफेस है फ्रॉम रिफ्रैक्शन एट सीओडी, इस कर्व सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, सीओडी। तो आप इसके लिए बोलेंगे कि भाई मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सारी की सारी, कई सारी रेज मैंने कंसीडर कर ली कि पैरेलली आ रही थी और सारी की सारी पॉइंट ई पे कन्वर्ज हो रही होंगी। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, माइनस की इंफिनिटी पर। इमेज कहां पर है, तो पॉइंट ई पर है। तो लेट इमेज की पोजीशन ही हमें निकालनी है, वी मान लेते हैं। म्यू 1 फर्स्ट सरफेस जहां से रेज आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो √2 है। सेकंड सरफेस जहां पर रेज एंटर कर रही है वो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.514 है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0.4, ये देखिए 0.4 पॉजिटिव होगा क्योंकि इस कर्वेचर का सेंटर इधर ही होगा, है ना। तो ये प्लस 0.4 है। एक्सप्रेशन यूज करते हैं, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू, दैट मीन ये तो 0 बन गया। म्यू 2 माइनस म्यू 1, तो 1.514 माइनस √2 अपॉन 0.4, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1.514 अपॉन वी, 1.514 माइनस √2 मतलब 1.414, तो 0.1 बनेगा ये, डिवाइडेड बाय 0.4। वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो 1.514 इंटू 4, तो 6.056 बनेगा ये। आपको आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस में देंगे तो आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे एंड ये वैल्यू 6.06 बन जाएगी। ओके, सेंटीमीटर में है ये लेंथ, ठीक है। सॉरी, ये लेंथ मीटर में है, किसमें, मीटर में, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मीटर में लिया हुआ है। ओके